गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजरंग कोचिंग संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हम कंपटीशन क्लासेस के अंदर जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अभी हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं और इन प्रकारों के कार्य क्या है। तो हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था एक कणिकाणु और एक अकणिकाणु। तो कणिकाणु तीन प्रकार का होता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसके बाद अकणिकाणु थी वे दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोसाइट और एक लिम्फोसाइट। कुल मिलाकर डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। और पिछली क्लास में हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे, इओसिनोफिल और बेसोफिल। आज हम न्यूट्रोफिल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? न्यूट्रोफिल की। तो देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, डब्ल्यूबीसी के प्रकार हम 5 प्रकार आपको बता चुके हैं। इनमें जो पहला प्रकार वो है आपका इओसिनोफिल। ये आपका पहला प्रकार है। दूसरा है जो बेसोफिल। दूसरा कौन सा है? बेसोफिल। तीसरा जो प्रकार आता है वो है आपका न्यूट्रोफिल। चौथा जो आपका प्रकार आता है वो है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट। पांचवा जो प्रकार आता है वो है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ रहे हैं। हमने इओसिनोफिल और बेसोफिल के कार्य पढ़ लिए हैं। इन दोनों का कार्य ये था कि ये जो निर्जीव वस्तुएं हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करती हैं उनको साफ करने का, उनको मारने का कार्य इन दोनों का होता है। आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे न्यूट्रोफिल की। किसकी चर्चा करेंगे? न्यूट्रोफिल की। समझ में आ रहा है? तो देखिए न्यूट्रोफिल क्या है, इसको आराम से समझिएगा। ये पढ़ने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट स्टेज का, प्रथम यानी फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर ये दोनों काम करते हैं। जैसे ही कोई प्रतिजन जीवाणु बीमारी, आप तीन वर्ड इस काम में ले सकते हैं। तो ये जैसे ही प्रवेश करते हैं, समझ में आया? तो सबसे पहले कौन लड़ता है? इओसिनोफिल और बेसोफिल। इसके बाद जैसे ही यह आगे बढ़ता है तो इसके सेकंड लेवल पर, सेकंड जो लेवल है इस पर कौन लड़ता है? न्यूट्रोफिल। कौन लड़ता है? न्यूट्रोफिल। और जो थर्ड लेवल आता है, कौन से वाला? थर्ड जो लेवल आता है इसके ऊपर इनसे लड़ता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सैनिक के तौर पर कार्य करते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले सभी जीवाणु रोगाणुओं को समाप्त करके हमें रोग प्रतिरोधक, बीमारी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। तो हम पिछली जो क्लास में पढ़े थे उसमें इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है कि निर्जीव जो वस्तु है, पदार्थ है, गंदगी है जो अंदर प्रवेश करती है, जैसे डस्ट, धूल वगैरह, उनसे ये हमें प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल के कार्य। न्यूट्रोफिल के कार्य, न्यूट्रोफिल कैसे कार्य करता है, क्या कार्य करता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। तो ये निर्जीव हमने पढ़ लिया है। तो ये न्यूट्रोफिल है जो किस
किसके लिए कार्य करता है? ये शुद्ध सजीवों, किसके लिए? शुद्ध सजीवों से बचाता है, शुद्ध सजीवों से बचाता है। तथा दूसरा यहां लिख दो, तथा प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधकता प्रदान करता है, प्रतिरोधकता प्रदान करता है। क्या समझ में आ रहा है? न्यूट्रोफिल का क्या कार्य है? ये शुद्ध सजीवों से बचाता है। किन से बचाता है? शुद्ध सजीवों से बचाता है तथा उनके प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। या अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए शुद्ध सजीव क्यों बोला है मैंने, शुद्ध सजीव क्यों बोला है? तो देखिए एक शब्द है, ये शब्द है आपका वायरस। क्या नाम है? वायरस। आप इसे क्या कहते हैं? विषाणु। अब आप देखिए कि ये एक ऐसा जीव है, ये एक ऐसा जीव है जो न तो सजीव है और न ही निर्जीव है। इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये विषाणु अगर शरीर से बाहर है, शरीर से क्या है? बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा? निर्जीव। क्या कहलाएगा? निर्जीव। और अगर ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये शुद्ध सजीवों से बचाता है। तो वायरस क्या है? वायरस निर्जीव है, जब प्रवेश करता है तब निर्जीव है, और शरीर में आने के बाद ये गुणन करके वृद्धि करता है। तो आपसे कंपटीशन में प्रश्न यही पूछा जाता है कि न्यूट्रोफिल किससे बचाता है? नीचे लिखा होता है वायरस कुछ और पदार्थ। तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि न्यूट्रोफिल वायरस से बिल्कुल भी नहीं बचाता है। समझ में आ रहा है? न्यूट्रोफिल वायरस से नहीं बचाता है, वायरस को नहीं रोक पाता है, क्योंकि वायरस शरीर के बाहर जब रहता है तो निर्जीव रहता है, और अंदर प्रवेश करता है तो सजीव हो जाता है। इसलिए शरीर में प्रवेश कर जाता है, और इस वायरस के कारण खूब सारी बीमारियां होती है, जैसे वर्तमान में कोरोना के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि ये जो न्यूट्रोफिल है ये किस पर कार्य करता है। तो आराम से देखिए, ये जो न्यूट्रोफिल है ये आपका जीवाणु, जीवाणु व कवक, जीवाणु व कवक को मारता है। ये दोनों क्या है? सजीव है। ये दोनों क्या है? सजीव है। इन दोनों का ये क्या करता है? भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है। तो हम इसे लिखते हैं कोशिका भक्षण, कोशिका भक्षण। ये कोशिकाओं का भक्षण करता है। कौन सी वाली? जीवाणु और कवक। समझ में आ गया न्यूट्रोफिल का कार्य कि न्यूट्रोफिल हमें वायरस से नहीं बचाता है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव आप कह सकते हैं दोनों के बीच की या मध्य की कड़ी है। ना तो हम इसे सजीव कह सकते हैं ना इसे निर्जीव, लेकिन ये शरीर से बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है, और जैसे ही ये किसी शरीर में प्रवेश करता है तो गुणन करके क्या करेगा? वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के बाद कई बीमारियों को हमारे घर में, हमारे घर का मतलब शरीर में प्रवेश करने देता है। तो इनको न्यूट्रोफिल नहीं रोक पाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। न्यूट्रोफिल मुख्य रूप से कवक और जीवाणुओं को मारता है। आ गया यहाँ तक समझ में? न्यूट्रोफिल जीवाणुओं को खा जाता है। मैंने यहाँ लिख दिया है कोशिकाओं का भक्षण करता है। न्यूट्रोफिल जीवाणुओं को खा जाता है। इस प्रक्रिया को सेल एडिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो यहां लिख लो थोड़ा सा, जीवाणुओं को न्यूट्रोफिल खा जाता है। क्या करता है? न्यूट्रोफिल जीवाणुओं को
जैसे ही एंट्री होती है वैसे ही ये इनको खा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को सेल ईटिंग कहते हैं, सेल ईटिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? सेल यानी कोशिका किसकी, जीवाणु की। कौन खाता है, न्यूट्रोफिल। जीवाणुओं को न्यूट्रोफिल खा जाता है। इस प्रक्रिया को हम सेल ईटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ईटिंग कहते हैं। इस सेल ईटिंग मतलब खाने की जो प्रक्रिया है, इसको विज्ञान में किस नाम से जानते हैं, तो विज्ञान में हम इसको किस नाम से जानेंगे, न्यूट्रोफिल द्वारा जीवाणुओं को खा लिया जाता है। इस प्रक्रिया को साधारण भाषा में सेल ईटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ईटिंग कहते हैं। लेकिन इसे विज्ञान में किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, फैगोसाइटोसिस। समझ में आ गया? इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, कोशिका भक्षण, कोशिका भक्षण। ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग के पहले पढ़ चुके हैं। न्यूट्रोफिल का कार्य शुद्ध सजीवों से बचाने का है। मैंने ये शुद्ध शब्द का प्रयोग क्यों किया है, आप समझ गए होंगे कि वायरस निर्जीव और सजीव दोनों के मध्य की कड़ी है। समझ में आ गया? न्यूट्रोफिल हमें वायरस से बिल्कुल बचाता नहीं है, मुख्य रूप से जीवाणु और कवकों का नाश करता है। इसे कोशिका भक्षक भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, कोशिका भक्षक कहते हैं। न्यूट्रोफिल जीवाणु को खा जाता है। इस प्रक्रिया को हम सेल ईटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ईटिंग। और इस सेल ईटिंग को साइंस में किस नाम से जाना जाता है, फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। मुख्य रूप से क्या शब्द होता है, कोशिका भक्षण, कोशिका भक्षण। आगे देखिए न्यूट्रोफिल और क्या कार्य करता है। तो न्यूट्रोफिल का जो दूसरा कार्य है, सेकंड जो कार्य है न्यूट्रोफिल का, वो होगा सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग दूसरा क्या कार्य होगा, सेल ड्रिंकिंग। इस शब्द को थोड़ा सा आराम से समझिए। हिंदी में इसे बोलते हैं कोशिका पिनत्व, कोशिका पिनत्व। अब ये सेल ड्रिंकिंग, अभी आपने देखा सेल ईटिंग यानी खाना, ड्रिंकिंग यानी पीना। समझ में आ रहा है? तो ये जो न्यूट्रोफिल है ये क्या करता है, जीवाणु के अंदर जो जल होता है, जो जल जीवाणु के अंदर होता है उसका ये भक्षण करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। पहला स्टेज तो मारने का था, सेल ईटिंग। आने वाले जीवाणु और कवकों को वो सीधा खा जाता है। दूसरा, कुछ जो अन्य प्रकार के जीवाणु आते हैं उनको किस तरह से मारता है, सेल ड्रिंकिंग। ये जो न्यूट्रोफिल है शरीर में आने वाले प्रतिजनों को या जीवाणुओं को मारने का जो नया तरीका है वो है सेल ड्रिंकिंग। यानी उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य या जल होता है, उसको ये अवशोषित कर लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग या कोशिका पिनत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है? और इसे हम विज्ञान की भाषा में लिखते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या लिखते हैं, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब आपके लिए जो कंपटीशन वाले प्रश्न हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि न्यूट्रोफिल के कार्य, न्यूट्रोफिल के निम्न में कार्य हैं तो दो, एक पिनोसाइट और दूसरा फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दो विधियां हैं जिनके द्वारा न्यूट्रोफिल शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु जीवाणु कवकों को मारता है। आ गया होगा समझ में? कोई दिक्कत है?
आप इसे नीचे आराम से समझकर लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। न्यूट्रोफिल मुख्यतः शुद्ध सजीवों, कौन सी? शुद्ध सजीवों जैसे जीवाणु और कवक को कोशिका भक्षण एवं कोशिका पिनत्व द्वारा नष्ट कर शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। समझ में आ गया होगा? दोबारा सुनिए। न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस, समझ में आया? कोशिका भक्षण। पिनोसाइटोसिस, कोशिका पिनत्व। इन दो विधियों द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर को क्या प्रदान करता है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद हम दूसरा जो कार्य पढ़ेंगे वो है आपका लिम्फोसाइट। वो क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? तो देखिए, लिम्फोसाइट आपके अकणिकाणु का भाग है। समझ में आ रहा है? और ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट जो WBC का प्रकार है उसके भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। दोनों प्रकार की कणिकाएं, इन दोनों की उत्पत्ति यानी निर्माण, ये कहां से उत्पन्न होती है? तो ये आपके लाल अस्थि मज्जा से। देखिए, इनकी दोनों की उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है। लाल अस्थि मज्जा में होती है। समझ में आया? दोनों की उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन में अब आप समझ गए होंगे कि इनका जो परिपक्व है वो दूसरी जगह होता है। पैदा तो कहाँ होती है? लाल अस्थि मज्जा में, लेकिन परिपक्व दूसरी जगह होती है। कौन? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है? अब ये दूसरी जगह कहाँ विकसित होती है? तो देखिए, टी फॉर थाइमस, ये थाइमस ग्रंथि में कहाँ परिपक्व होती है? ये थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है। थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है। कौन? टी लिम्फोसाइट। टी फॉर थाइमस, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कणिकाएं थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है और उत्पत्ति कहाँ होती है? लाल अस्थि मज्जा। ये जो बी लिम्फोसाइट है इनका परिपक्व वहीं होता है। कहाँ? लाल अस्थि मज्जा। ये वहीं पे परिपक्व हो जाती है, लाल अस्थि मज्जा, ये वहीं परिपक्व हो जाती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट कहाँ परिपक्व होती है? ये थाइमस ग्रंथि में होती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इनकी कोई ज्यादा कार्य नहीं है, लेकिन इनके प्रकारों को कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो लिम्फोसाइट है, ये दो प्रकार का है, टी और एक बी। कितने प्रकार का है? टी और बी। अब आगे देखिए, ये जो टी लिम्फोसाइट है, टी जो लिम्फोसाइट है, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का।
टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला टी सहायक कोशिका, टी सहायक कोशिका, पहला कौन सा है? टी सहायक कोशिका। इसके बाद दूसरा है जो है आपका, वो है आपका साइटोटॉक्सिक, ये इसका दूसरा प्रकार है, साइटोटॉक्सिक। टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार के हैं, एक टी कोशिका, एक साइटोटॉक्सिक। ये CD4 प्रकार का होता है, ये CD8 प्रकार का होता है। इन दोनों का एक छोटा सा कार्य है कि ये जो सहायक कोशिका है, ये एक विशेष प्रकार का रसायन निकालता है। क्या निकालता है? रसायन का नाम है आपका साइटोकाइन। कौन सा रसायन देता है? साइटोकाइन। ये साइटोकाइन नामक एक रसायन पदार्थ देता है, एक रसायन पदार्थ उत्सर्जित करता है, रसायन पदार्थ उत्सर्जित करता है। टी सहायक कोशिका किसका भाग है? टी लिम्फोसाइट का। ये क्या करती है? एक साइटोकाइन नामक एक रसायन पदार्थ उत्सर्जित करता है। समझ में आ रहा है? ये जो साइटोकाइनिन नामक एक रसायन पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो बी लिम्फोसाइट, किसको? बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनको प्रेरित करता है। किसके लिए? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए। जो बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। ये है आपका लिम्फोसाइट। इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है कि ये लिम्फोसाइट है, 2 प्रकार का है, एक टी और एक बी। दोनों की उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन परिपक्व दूसरी जगह होती है। परिपक्व का मतलब मैच्योर, दूसरी जगह होते हैं। तो कहाँ होते हैं? T4 मैंने बताया थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। बी लिम्फोसाइट लाल अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट के 2 प्रकार हैं, एक टी सहायक कोशिका और एक साइटोटॉक्सिक। ये CD4 प्रकार का होता है, ये CD8 प्रकार का होता है। इधर आप देखेंगे कि इसमें मुख्य कार्य इसका है, टी सहायक कोशिका। ये क्या करती है? ये पदार्थ निकालती है, साइटोकाइन नाम का एक रसायन पदार्थ देती है, जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करता है कि शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर गया है, इसलिए ये बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं इनको लड़ने के लिए तैयार करता है, लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये तो था आपका WBC का प्रकार। किसका प्रकार था? WBC का प्रकार। अपने इओसिनोफिल पढ़ा, बेसोफिल पढ़ा, न्यूट्रोफिल पढ़ा और लिम्फोसाइट। अभी आगे की जो कणिकाएं हैं उनमें आपकी 5वें नंबर पे मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट का क्या कार्य है? मोनोसाइट परिपक्व होकर महाभक्षक बनती है। परिपक्व होकर महाभक्षक हो जाती है। जो न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर
जीवाणुओं का विनाश करती हैं। कर प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये है आपका मोनोसाइट। इनका इतना ही कार्य है कि मोनोसाइट परिपक्व होकर, जैसे ही परिपक्व होती है, परिपक्व होने के बाद ये महाभक्षक हो जाती है और ये न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर महाभक्षण का कार्य करती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा बिंबाणु। बिंबाणु यानी थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, बिंबाणु। अगली डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बाद जो तीसरी कणिकाएं हैं वो है आपकी बिंबाणु, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो कणिकाएं हैं इनके बारे में आराम से देखिए। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं हैं कौन? थ्रोम्बोसाइट्स, बिंबाणु। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। फिर आगे देखिए, ये केंद्रक विहीन है। केंद्रक विहीन, इनमें कोई केंद्रक नहीं होता है। दूसरा, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इनका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी अनुपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। बिंबाणु सबसे छोटी रक्त कणिकाएं हैं। इनमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। आगे देखिए इनका आकार। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार अनियमित होता है। इनका आकार कैसा होता है? अनियमित। अनियमित का मतलब अमीबीय कोशिश, अमीबे की तरह इनका भी आकार बदलता रहता है, एक निश्चित आकार नहीं होता है। बिंबाणु जो प्लेटलेट्स है इनका कोई आकार नहीं होता है, ये अनियमित होती है। बिंबाणु का जीवन काल, इनका सही में जीवन काल होता है 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का। लेकिन एनसीईआरटी और ये जो बुक्स है इनमें लिखा है 10 दिन। कितने दिन लिखा है? 10 दिन। तो आपको ये आंसर कहाँ से सही करना है? ये आंसर आपको वहां से सही करना है जहां से ऑप्शन दिया हुआ। समझ में आ गया है? 10 दिन दे रखा है तो 10 दिन। 10 और 7 दोनों दे रखे हैं तो आपका सही आंसर होगा 7 दिन, क्योंकि फिक्स जो जीवन काल होता है वो 1 सप्ताह का होता है। दूसरा देखिए इनकी संख्या, बिंबाणु की संख्या। बिंबाणु की संख्या कहाँ? रक्त में। कितनी है वो देखिए, 3 लाख। 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। मिलीमीटर, 1 घन प्रति मिलीलीटर में इनकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख होती है। तो ये तो हो गया इसका जीवन काल और इनकी संख्या। इसके बाद आता है बिंबाणु का शमशान घाट। बिंबाणु का शमशान घाट, यानी इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये कहाँ नष्ट होती है? इनका शमशान घाट कहाँ है? पीलिहा। तो ये पीलिहा में नष्ट होती है। आ गया यहाँ तक समझ में? इसके बाद देखिए इनके कार्य, बिंबाणु के क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ बिंबाणु के कार्य, बिंबाणु के कार्य, और इन कार्यों से आप सब समझते हैं। बिंबाणु के क्या कार्य हैं?
तो इनका कार्य है यह रक्त को थक्का जमा कर अविरल बहने से रोकती है। कौन रोकती है? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये रक्त को अविरल बहने से रोकती है। अब आपको मैं यहाँ एक चीज बताने जा रहा हूँ जो बहुत डीपली है कि ये रक्त को रोकती कैसे है, ये रोकने की पूरी प्रोसेसिंग क्या है। तो देखिए रक्त बहता कब है, पहले देखिए रक्त का बहना। तो देखिए रक्त बहता है चोट लगने पर। कब बहता है? चोट लगने पर। जैसे ही आपको चोट लगी वैसे ही रक्त बहना शुरू करता है। तो जैसे ही ये बहना शुरू करेगा तो आपकी रक्त कोशिकाओं से जो धातु या खनिज स्रावित होता है, जो टूटता है, जैसे आपको पता है पानी बहेगा तो मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। तो हड्डियों में क्या है? कैल्शियम है, यानी कि रक्त कोशिकाओं में कैल्शियम होता है और ये इस कैल्शियम को बहा कर ले जाता है। तो पहली चोट लगने पर सबसे पहले क्या बनता है? कैल्शियम बनता है या कैल्शियम बहता है, दोनों शब्द समझिएगा। ये कैल्शियम उसमें मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम उसमें मिलकर के प्लाज्मा बनाता है। क्या बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। ये प्लाज्मा बनाता है। किसमें बनाता है? प्लाज्मा में मिल जाता है और ये प्लाज्मा बनता है। किसके साथ बनता है? कैल्शियम के साथ। जब ये प्लाज्मा बनता है तो इसमें एक प्रोटीन होती है, इसके अंदर एक क्या होती है? प्रोटीन। जैसे ही ये बनता है तो इसके अंदर एक प्रोटीन होती है और उसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन बनता है। ये कब बनता है? जब रक्त बह रहा है। ये रक्त को बहने में मदद करता है। समझ में आया? अब जैसे ही रक्त बहने लगता है और ये बहने स्राव होता है तो अब इसमें कितने पदार्थ मिलेंगे? कैल्शियम, प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन, और ये सब मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या बना देते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है इसे आप अच्छे से समझ लो। ये टूटती हुई कोशिका है। ये क्या है? टूटती हुई कोशिका। टूटती हुई कोशिका, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। जैसे ही चोट लगती है कैल्शियम प्लाज्मा में जाता है। प्लाज्मा एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। एक क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन और ये पूरा मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? टूटती हुई कोशिका। यानी वहां से चोट लगने के बाद कोशिकाओं से, रक्त कोशिकाओं से जो पदार्थ संपूर्ण मिलकर जो बनाता है वो क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? टूटती हुई कोशिका, यानी वो जो सब टूट कर बह रहा है हम उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। टूटती हुई कोशिका। यहां तक समझ में आ गया है? और ये टूटती हुई जो कोशिकाएं हैं ये अंत में चलकर जो पदार्थ बनाती है उसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन। थोड़ा सा के समय लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चोट लगने पर सबसे पहले कैल्शियम निकलता है। कैल्शियम का जो स्राव होता है वो प्लाज्मा में होता है। इन दोनों के मिलने पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनता है और इन तीनों के जोड़ने से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। यानी ये सब मिलकर एक साथ बहना शुरू कर देते हैं और जो बहाव शुरू हो गया है, जो बहने लग गया है, जो बह रहा है, हम उसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन। क्या कहते हैं? थ्रोम्बिन। समझ में आ गया?
थ्रोम्बिन को आप इधर देखिए, ये जो आपका थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या है, ये रक्त कणिकाएं हैं। और ये रक्त कणिकाएं कैसी है, ये इधर देखिए, ये रक्त कणिकाएं ऐसी हैं, ये दूर दूर है, और ये क्या कर रही है, बह रही है। समझ में आ गया। अब क्या होता है कि रक्त में से एक पदार्थ यानी एक रसायन पदार्थ का स्रावित होता है, उसे कहते हैं फाइब्रिनोजन। क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये एक पदार्थ स्रावित होता है, और एक ये क्या होता है, ये एक रेशा होता है। एक क्या होता है, रेशा होता है। थ्रोम्बिन बहता हुआ पदार्थ है, इसी दौरान एक पदार्थ बाहर आता है। जब ये बहता है तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कहते हैं। और ये पदार्थ कहाँ से आता है, ये रक्त से आता है, एक रेशे के रूप में आता है, और ये रेशा आकर इन कणिकाओं को ऐसे बांध देता है, ऐसे जोड़ देता है, और ये सब कणिकाएं एक दूसरे से जुड़कर ऐसी जटिल एक संरचना बनाती है जिसे हम थक्का जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, थक्का जमना कहते हैं। तो ये जो थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, इसके लिए एक ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो रेशा जुड़कर ये जो संरचना बनाता है, इसके लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर, किसके तौर पर, उत्प्रेरक के तौर पर आमाशय से पेप्सिन आता है। क्या आता है, आमाशय से पेप्सिन आता है। आमाशय से पेप्सिन आता है, और ये पेप्सिन इसको जोड़ने में मदद करता है। थ्रोम्बिन जब इस रेशे से जुड़ता है तो इस क्रिया को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक क्या काम आता है, समझ गए होंगे, ये रसायन विज्ञान में अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाने के काम में आता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये थ्रोम्बिन है, ये फाइब्रिनोजन एक रेशा है जो पेप्सिन आमाशय में से स्रावित होता है, ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। क्रियाशीलता कौन सी बढ़ाती है, इन कणिकाओं को जोड़ने की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और ये जो एंजाइम है, समझ में आ रहा है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इसके साथ थ्रोम्बिन भी आता है। और एक बात देखिए, इनकी क्रियाशीलता को जो बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक क्या होता है, एक एंजाइम होता है। वो क्या होता है, एक एंजाइम होता है, जिसे हम लिखते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या लिखते हैं, जैव उत्प्रेरक। ये जैव उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, आपको पता लग गया होगा कि ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, अभिक्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो इस क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जो उत्प्रेरक हमने काम में लिया है, यानी जो ये उत्प्रेरक यहाँ जो काम में आता है, उस उत्प्रेरक का नाम है थ्रोम्बोकाइनीज। क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनीज। थ्रोम्बोकाइनीज ये जो उत्प्रेरक है, ये क्या करता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कौन सी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ये रक्त के थक्का बनने में, रक्त के थक्का बनने में जो क्रिया काम में होती है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। आगे देखिए, रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में लगा समय, लगा समय, ये कितना समय लगता है, ये 2 से 5 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। इसके बाद देखिए, रक्तदान करने में कितना समय लगता है। रक्तदान करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो आप इसे अच्छे से देखिए कि रक्त कितना दे रहे हैं। तो इधर आराम से समझिए, 350 से 450
ml रक्त देने में 10 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 10 मिनट का समय लगता है। देखिए आपने देखा होगा कि रक्त का थक्का बनता है। आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि सर रक्त जब बहता है तो उसका थक्का जम जाना चाहिए, लेकिन जो रक्त दान करते हैं उस थैली के अंदर रक्त नहीं जमता है, उस थैली के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो देखिए रक्त कोष का मतलब जहां रक्त को एकत्रित किया जाता है, रक्त कोष में रक्त को स्कंदित होने से बचाने वाला पदार्थ, रक्त कोष में रक्त को प्रतिस्कंदित यानी जमने या थक्का जमने से रोकने वाला पदार्थ कौन सा है? समझ में आया? जो थैली होती है जिसमें हम रक्तदान करते हैं उस थैली के अंदर ले लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि उस थैली में रक्त को जम जाना चाहिए, लेकिन वो जमता नहीं है। रक्त कोष में रक्त को प्रतिस्कंदित होने से रोकने वाला पदार्थ, यानी उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है और हम उस पदार्थ का नाम लिखते हैं सोडियम ऑक्सीलेट। क्या नाम लिखते हैं? सोडियम ऑक्सीलेट। ये उस पर लिखा हुआ भी होता है। इसकी जगह दूसरा पदार्थ भी आप उपयोग ले सकते हैं और वो पदार्थ है आपका सोडियम साइट्रेट। क्या नाम है? सोडियम साइट्रेट। ये दोनों में से कोई भी आप एक पदार्थ मिल जाएगा, उसके अंदर होता है जो रक्त को बाहर जमने से रोकता है। अब आप देखिए ये तो था बाहर का रक्त। अभी आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये रक्त को जमने से रोकता है, तो अंतिम शब्द को अच्छे से थोड़ा समझिए। जब हमें चोट लगती है, हम गिर जाते हैं, इधर उधर चोट लगती है, रक्त अंदर ही निकलकर एकत्रित हो जाता है। रक्त निकलकर त्वचा के अंदर एकत्रित हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, यानी रक्त का थक्का वहां बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम उस रक्त को बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऐसी स्थिति में रक्त का थक्का बनाने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए सोडियम साइट्रेट का उपयोग करिए। अब सोडियम साइट्रेट कहाँ मिलेगा? तो देखिए आप एक नींबू लीजिए। नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड है, आप उस नींबू को गर्म करिए, उसका साइट्रिक एसिड किस में बदल जाएगा? साइट्रेट में। किस में बदल जाएगा? साइट्रेट में। और वो जो गर्म नींबू का रस है, जहां आपका रक्त स्कंदित यानी एक जगह हुआ है, वहां पे आप इसे बार बार ऐसे घिसेंगे, मालिश करेंगे, तो आपका वो जो थक्का जमे है वो पिघल जाएगा और आपको आराम मिलेगा। तो ये आंतरिक चोट पे था कि अंदर जब चोट लगे और रक्त का स्राव हो और वो वहाँ एकत्रित हो जाए, तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है, उससे कैसे साफ किया जा सकता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था आपका बिम्बाणु। ये क्या था? आपका बिम्बाणु। समझ में आया? इसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे रक्त समूह। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्लास में पढ़ा है कि लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल कैसे कार्य करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है बिम्बाणु के बारे में कि बिम्बाणु का आकार क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों नहीं होते हैं, जीवन काल 7 दिन का होता है, शमशान घाट प्लीहा में होता है और इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का जमा कर रखने का है। फिर भी मैंने थोड़ा बीएससी लेवल टाइप का बता दिया है कि चोट लगने पर ये सब बनते हैं, इनको बनने में ये मदद करता है। और अंत में ये बता दिया है कि एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रक्रिया को बढ़ाकर रक्त को थक्का जमाने से रोकते हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेरा कोशिश रहेगा कि हम आपको बिल्कुल डीपली लेवल से साइंस पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल आराम से थोड़ा सा जुड़कर पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों तक भी इसे जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़ने का लाभ उठा सकें। ये सामान्य विज्ञान है, इसे किसी भी क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर आगे बिल्कुल जहाँ तक भी
नौकरी नहीं मिलती है वहाँ तक कभी भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आराम से प्रति क्लास का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।